प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में कंप्यूटर से ज्वाइन होऊंगा, वो थोड़ा अपडेट हो रहा है, तो मैं अभी मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ी देर में कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो मैं दिखाई भी देने लगूंगा। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं एलर्जी के पेशेंट आते हैं ना, तो उसका हम लोग एक अच्छे से समझ लेते हैं कि एलर्जी का मतलब क्या होता है। एलर्जी का मतलब ये होता है कि शरीर को कोई भी चीज जो रहती है वह एक्सेप्ट नहीं होती है। कोई चीज बॉडी को वो मतलब वो साथ में नहीं होता है। शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र में एक कांग्रेस घास आती है। उस घास का नाम कांग्रेस रख दिया गया है। तो अगर शरीर को टच भी हो जाए या उसको ऐसे खींचने के लिए लोग करते हैं, किसान लोग, तो वह लग भी जाए ना तो खुजली आने लगती है। इसी तरह से बहुत सारे पेन किलर्स दवाइयां रहती है एलोपैथी की, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उससे बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्शन होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन। और वो अगर ध्यान नहीं दिया तो एनाफिलैक्टिक शॉक बैठता है। इस तरह से कुछ लोगों को टमाटो जो है, टमाटर, वह साथ में नहीं होता है। टमाटर से एलर्जी होता है, किसी को मिर्ची से होता है, किसी को लहसुन से होता है, किसी को दही से होता है, किसी को अजवाइन से होता है, किसी को अगरबत्ती से होता है, किसी को टायर से होता है। टायर अगर जल रहा है तो उससे तकलीफ होने लगता है। किसी को जो ये पटाखे छोड़े जाते हैं ना दिवाली में, उससे उसका स्मेल से उनको एलर्जी होने लगता है, शरीर को बहुत तकलीफ होने लगती है। किसी को पेट्रोल और डीजल के जो धुआं उड़ता है उसका अगर सूंघ लिया तो उससे तकलीफ होती है। कुछ लोगों को परफ्यूम से होता है। कुछ लोगों को गाड़ी में जो परफ्यूम रहता है ना, अंदर कार में जो परफ्यूम रहता है, उससे बहुत ज्यादा एलर्जी होता है। तो शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो अब ये एलर्जिक रिएक्शंस जो रहते हैं वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि पूरे बॉडी में रैशेस आना, किसी को चेहरा पे, किसी को हाथ पे, किसी को छाती पे, ऐसे छोटे छोटे दाने दाने आते हैं या रैशेस आने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वरटी दंश, ऐसा कुछ कीड़े ने काट दिया है, ऐसा पूरी तरह से चकते चकते निकलने लगते हैं। किसी को दमा का तकलीफ होने लगता है, सांस फूलने लगता है। किसी को अलग तरह का खुजली आने लगता है। या आप लोगों ने भी देखा होगा एलर्जिक रिएक्शन, किसी को सर्दी जुकाम होने लगता है, किसी किसी को पेट दर्द होता है, जैसे कि ग्लूटेन एलर्जी रहता है, या दूध का लैक्टोज एलर्जी रहता है। तो दूध की एलर्जी से या गेहूं की एलर्जी से पेट बहुत ज्यादा दुखने लगता है। तो हम इस सब का विचार करते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा बताया कि वो बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, बॉडी उसको नहीं स्वीकार कर रही है, बॉडी को वो साथ में नहीं है। तो हमें उसका गुणधर्म भी देखना चाहिए कि एलर्जेंस क्या क्या तरह के हैं। और फिर एलर्जेंस का हमें अगर अभ्यास किया हर पेशेंट के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर एलर्जी के टाइप का हम लोग जब विचार करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आता है। अभी थोड़ी देर में मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो मैं दिखाई भी दूंगा। अभी क्या है, मेरा कंप्यूटर अपडेट हो रहा है तो इसलिए मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। एलर्जी के अगर हम लोग कारण देखते हैं, मैं कुछ कारण अपने नोट्स बनाया हूँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना अपना अनुभव जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत पेशेंट आते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। कुछ कारण मैंने निकाला है, कुछ कारण आप बताइएगा। जैसे कि रोगी का रोग प्रतिकार शक्ति जो है, इम्यून सिस्टम जो है, आईजीएम आईजीजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, तो उनके कमी के वजह से रोगी का प्रतिकार शक्ति कम हो जाना, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाना, ये एक कारण होता है कि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं कोई कोई चीज से। इसी तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस नाम की जो घास होती है, उससे कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन आते हैं। किसी किसी को पेट्रोल से, डीजल से, केरोसिन से, पेट्रोल के धुआं से, डीजल के धुआं से, या फिर कुछ मशीन का यूज अगर होता है कोई केमिकल से, या मशीन में यूज करने वाले जो इंजन ऑयल रहते हैं उससे रिएक्शन होते हैं। या फिर पेन का बाम जो मिलता है, झंडू बाम या अलग अलग तरह के टाइगर बाम, जो बाम होता है, उसके उसके वजह से बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। किसी किसी को सल्फर ड्रग्स का एलर्जी रहता है, या फिर किसी किसी को अपना गंधक रसायन जो है उससे एलर्जी होने लगता है। किसी किसी को उग्र जो अगरबत्ती का जो धुआं निकलता है उससे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। किसी किसी को जलने वाला जो टायर है उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। या फिर जो पटाखे की आवाज होती है और पटाखे का धुआं रहता है, आवाज तो अलग बात है, धुआं जो रहता है उससे एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं बॉडी में।
या फिर एलोपैथी की दवाइयां अगर देखें तो एस्पिरिन है, पेनिसिलिन है, उसका बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन होता है। स्टेरॉइड्स है, नेमेसुलाइड हो गया, वाइसोलोन हो गया, और बहुत सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहते हैं, उसके वजह से बॉडी में रिएक्शन तुरंत आने लगता है। अलग लगता है कि विटामिन का बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन होना, शरीर को ऐसा चीजें दिया जाता है एलोपैथी की तरफ से जो नहीं चाहिए उसको। वो एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, वो स्टेरॉइड नहीं चाहिए, विटामिन नहीं चाहिए, प्रोटीन पाउडर नहीं चाहिए शरीर को, लेकिन वो दिया जाता है कि ये देना है बिना जाने, तो उससे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह से ऋतु के हिसाब से जो हवा पानी जो रहना चाहिए, मौसम रहना चाहिए, वह न रहना, और ठंडा पानी बहुत ज्यादा रहना, वो जहाँ पे वो पेशेंट रहता है, उसके वजह से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह से कुछ आहारीय पदार्थ रहते हैं जिससे एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। तो जैसे टमाटर है, खट्टा चीज जो है ना टमाटर, वो किसी किसी को साथ में नहीं होता, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। जैसे टमाटर खाए बॉडी में पूरा एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाता है। किसी किसी को बैगन से होता है, बैगन अगर खा लिया तो पूरा बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है। किसी को मैंगो से होता है, किसी को लहसुन से होता है, किसी को मिर्ची से होता है, किसी को दही से होता है, किसी को दूध से होता है, किसी को अदरक से होता है, किसी को नमक से होता है। नमक डायरेक्ट ऐसे खा लिया ना तो उसको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। किसी को अचार से होता है, किसी को नॉनवेज खाने से होता है, किसी को अंडा खाने से होता है। जो नॉनवेज खाने का है ना, आप लोग कभी पुणे में आएंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा। एक ना यहाँ पे पुणे में वाड़े बुलाई का मंदिर है, देवी का मंदिर है। तो ऐसा रिसर्च हुआ, यहाँ के जो लोग हैं ना, जो जहाँ मैं रहता हूँ, पुणे के एक एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग रहते हैं, ओरिजिनल जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग अगर बकरी का मांस खा लें तो उनके बॉडी में पूरा रैशेस आ जाता है, खुजली आने लगती है, उसके बाद में बहुत चकते चकते आते हैं, सर्दी जुकाम बुखार सब आने लगता है। तो इस पे उन्होंने रिसर्च किया। तो किसी ऋषि मुनि ने बताया कि यहाँ पे जो देवी है, एक पहाड़ पे एक देवी है, उनको ये चीज नहीं साथ में है। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग ना खाएं, उनको नॉनवेज खाना है तो भेड़ का मांस खाएं, लेकिन बकरी का मांस बिल्कुल नहीं खाना है। और वो लोग क्या करते हैं कि फिर वो देवी को हर साल कि हम नॉनवेज खाएं और आप शांत रहें, इसलिए भेड़ का बलि देते हैं वो लोग। वाड़े बुलाई करके एक जगह है, वहां पे नवरात्रि में बलि देते हैं। और बाकी ये लोग बकरी वकरी नहीं खाते हैं। तो ये कुछ कुछ मांसाहार जो रहता है ना, वो साथ में नहीं होता, उससे एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। अब वो हो सकता है कि यहाँ का ऐसा पानी मिट्टी या फिर जीन्स, ऐसा कुछ चीज आ गया है कि वो चीज साथ में नहीं है, उसको देवी का रूप दिया है कि वाड़े बुलाई देवी को नहीं पसंद है, उनके लोग मूल निवासी लोग खाएं, ये लोग यहाँ के जनजाति वाले लोग ना खाएं, इसलिए नहीं खाना है। ठीक है। तो हमें वो सब से नहीं देखना है आध्यात्मिक चीजें, हमें ये देखना है कि एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं नॉनवेज खाने से। किसी किसी को अंडा खाने से आते हैं एलर्जिक रिएक्शन। अब इसी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों में अगर हम लोग देखें तो किसी किसी को भल्लातक का एलर्जी रहता है, किसी को शुंठी का एलर्जी रहता है, किसी को गुग्गुल का एलर्जी रहता है, किसी को दुर्वा का एलर्जी रहता है, किसी को धनिया का एलर्जी रहता है, किसी को कैस्टर ऑयल एरंड तेल का एलर्जी रहता है, किसी को सरसों का तेल का एलर्जी रहता है। सरसों का तेल बस थोड़ा सा लगा दिया ना, पूरा बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, इतना ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनकी बॉडी में। इसी तरह से जो अर्क का पत्ता होता है, वो थोड़ा भी टच भी हो जाए ना तो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जमाल गोटा जो रहता है, जयपाल बीज जो हम इच्छा विधि में डालते हैं, उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह से लौह भस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है। नाग भस्म, नाग मतलब लेड, लेड का उनका बहुत ज्यादा एलर्जी रहता है। उसी तरह से वत्सनाग बचनाग जो है, उसका बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसी तरह से कुछ कुछ लोगों को नायलॉन जो रहता है, नायलॉन से बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन रहता है। टेरेलिन के कपड़े अगर पहन लिए तो उनको पूरे बॉडी में रैशेस आने लगते हैं, बुखार आने लगता है। तो टेरेलिन के कपड़े उनको नहीं, साथ में वो लोग सूती कपड़ा पहनते हैं, कॉटन का। किसी को रबर से होता है, किसी को प्लास्टिक से एलर्जी होता है। प्लास्टिक का चीज, और मैंने ऐसे देखा है कि कुछ कुछ बूढ़े लोग रहते हैं ना, वो लोग प्लास्टिक में कभी कुछ नहीं लेते हैं। उनको लेना है तो वो कांच में लेंगे, चाय या दूध लेना है तो कांच में लेंगे या कप में लेंगे, चीनी मिट्टी का जो प्लेट आता है उसमें कप प्लेट में लेंगे, लेकिन वो प्लास्टिक से उनको एलर्जी रहता है। और सच में रहता है, कुछ लोगों को शौक रहता है लेकिन कुछ लोगों को सच में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। इस तरह से जो कृत्रिम रूप से बनाए हुए कपड़े रहते हैं, जो आर्टिफिशियल कपड़े रहते हैं, क्लोथ,
उससे रहता है, किसी को आर्टिफिशियल जो चप्पल जूते रहते हैं उससे बहुत ज्यादा एलर्जी रहता है। कुछ लोगों को डायमंड, आप लोगों को मालूम होगा कि पहले डायमंड जो है वो खादानों से बनता था, निकल के, और उसको पॉलिश करके बनाया जाता था। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था, डायमंड वहीं पे बहुत ज्यादा खदान रहते थे, डायमंड के ओर्स वहां मिलते थे। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने तो बहुत ज्यादा जुल्म किया अफ्रीकन पे, और इंडियन लोगों को भी लेके जाते थे साउथ अफ्रीका। तो बाद में क्या हुआ कि जब देश आजाद हो गए तो वहां पे बाल मजदूरी वगैरह है उस पे बैन लग गया कि और वो खदान में डायमंड निकालना, कार्बन के जो कार्बन के ओर से मिलता है ना डायमंड, तो वहां पे बैन लगा दिया गया कि बाल मजदूरी नहीं करेगा। और ये बहुत ज्यादा काम रहता है वहां पे, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा रहती है। तो डायमंड अब खदान से नहीं मिलता है। अब जितना भी आप सूरत में देखेंगे, अपने इंडिया में जो सूरत स्टेट है, सिटी है, गुजरात में जो सूरत है, वहां पे केमिकल वाला मतलब कृत्रिम रूप से डायमंड रहता है और उसका पॉलिश किया जाता है, तो वो बना के वो बेचा जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप बैंक में कोई भी चीज लोन लेने जाएंगे ना, तो आप सोना गिरवी रख सकते हैं, आप कुछ और चीजें रख सकते हैं, लेकिन डायमंड जबकि इतना महंगा है, लेकिन डायमंड को कभी गिरवी नहीं रखने देते हैं बैंक वाले। क्यों क्यों नहीं रखने देते हैं? क्योंकि आजकल का जो डायमंड है, उनको बैंक वालों को सब मालूम है कि डायमंड जो है वो नकली है, उसका उतना रेट नहीं है, लेकिन डायमंड मर्चेंट्स ने उसका रेट उस हाई लेवल पे रखा है। तो बैंक वालों को मालूम है इसका वैल्यू नहीं, हम रखेंगे हमको क्या मिलेगा, असली में उतना रेट है नहीं, है ना। तो डायमंड से भी किसी किसी को एलर्जी होती है। डायमंड अगर पहन लिया, या फिर किसी ने लोहा पहन लिया, किसी ने चांदी पहन लिया, किसी ने तांबा पहन लिया, उससे भी बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। और ये मैंने खुद देखा है कि किसी ने तांबे का कड़ा पहना, तांबे की अंगूठी पहनी और उसको फीवर आने लगा। किसी को सोना गोल्ड का पहना, उसको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन आने लगे। तो आप लोग इसके बारे में कुछ बताइए, आप लोगों का और कोई अनुभव है तो कुछ। किसी को पनीर से होता है। हरिहर सर, आप कुछ बताएंगे और क्या क्या चीजों से एलर्जी आप लोगों ने देखा है? माधुरी मैम, शशि तिवारी मैम, आपको कुछ याद आ रहे हैं और क्या कारण होते हैं जिससे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं? डॉक्टर हाँ जी प्रशांत सर, भट्ट। प्रणाम सर। मतलब हाँ जी। खाने पीने की बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोग को एलर्जी होती है, जैसे मेरे को ही है। मैं मसूर दाल नहीं खा सकती हूँ। अगर मैं मसूर दाल खा लूं आधी एक कटोरी अगर, हालांकि मुझे बहुत साल हो गए छोड़े हुए, तो शुरुआत में कॉलेज में थे तो हल्का हल्का शुरू हुआ था, और फिर अभी 8-10 साल पहले की बात है, तब तो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता था पूरा, मतलब स्वेलिंग हो जाती थी जो, और ईचिंग तो इतनी ज्यादा है कहने बात नहीं। मतलब एविल ऑयल खाने से भी आराम नहीं आता था। तो मैं आयुर्वेद वगैरह ज्यादा नहीं करती थी, तब की बात बता रही हूँ। तो मैंने मतलब एक तरीके से मसूर छोड़ दिया। जिस दिन मैं फास्ट रहती हूँ तो उस दिन मैं घर में मसूर की दाल बनाती हूँ, जिसको खाना है खाओ भाई, और दिन मैं नहीं बनाती हूँ। और सर मुझे खुद ही बहुत पहले एलर्जी थी उस चीज से। जैसे अगर मेरा हेयर कहीं टच हो जाए मेरे नेक वगैरह में, तो वहां पर ऐसे लगता था जैसे किसी ने कट दिया है, चाकू से जैसे कट लगता है, ऐसा निशान पड़ जाता था। और अभी कुछ दिन पहले फोरम में एक फोटो आई थी, किसी ने डाला था, तो उस पेशेंट का था कि सोप एलर्जी है। हालांकि बाद में पता चला कि सिर्फ हाथों में नहीं है, उसके पैरों में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और उसके बैक में भी, वर्टिब्रल कॉलम के आसपास में भी शुरू हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ सोप की एलर्जी नहीं है, कुछ और चीजें भी है। उसका कहना था नहीं, सिर्फ सोप की वजह से प्रॉब्लम है। तो मतलब सर किसी भी पेशेंट को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। जैसे कुछ लोग को पर्टिकुलर स्मेल सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कुछ चीजों का मैंने देखा है, जैसे खुद ही मुझे कुछ चीजों से है। स्मेल सेंसिटिव तो मैं हूँ, लेकिन मसूर की दाल से मुझे सीवियर एलर्जी है। मतलब खा लूं तो 10-15 मिनट में पूरा दिखने लगेगा, चेहरे पर भी, पूरे होल बॉडी में, खास करके हाथ में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जी सर, थैंक यू सर। और आप लोगों ने ह्यूमन बॉडी का टच भी एलर्जी का एक कारण होता है। एक तो पति पत्नी आए थे मेरे पास, उनका ना डिवोर्स हो गया, क्योंकि वो जैसे लेडी को टच होता था ना अपने हस्बैंड का बॉडी, जैसे ही थोड़ा भी टच होगा उसको एलर्जिक रिएक्शन आते थे। मानसिक एलर्जी नहीं था, सच में बॉडी में एलर्जी था। ये मैंने सच में देखा है, ऐसे मुझे ऐसे प्रत्यक्ष आंख से देखा है कि वो पूरा बॉडी में रैशेस आ जाते थे, फीवर आने लगता था, सर्दी जुकाम होता था। तो ये भी होता है। और आप लोग कुछ बताइए, आप लोग का कुछ है? किसी किसी को ब्लड का भी एलर्जी रहता है। ब्लड अगर इम्प्योर चढ़ा, एक तो क्रॉस मैचिंग करके करते हैं ठीक है, लेकिन कोई कोई का ब्लड का भी सात्म्यता नहीं रहता है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बताइए सर, आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं। सर,
डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं आ रही है। किसी को और कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर बाग में घूमने से भी किसी को एलर्जी हो जाती है सर? हाँ, वहाँ पोलन ग्रेन्स निकलते हैं ना सर, फूलों से। तो वो पोलन ग्रेन्स जो बारीक बारीक रहते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, उसका वो जाने से ही सर्दी जुकाम बुखार आने लगता है। बराबर बताया आपने। हाँ, सब एक पुण्य से सर आए थे, पीटी जोशी नाम थे। हाँ, पीटी जोशी सर, जामनगर के वो कुलपति थे, आयुर्वेद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। हाँ, दूल्हे के थे, दूल्हे के रहे। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ दूल्हे के पीटी जोशी सर, हाँ हाँ सॉरी सॉरी। वो हाँ इधर धन्वंतरी वट का दर्शन करने लाए तो 3 दिन हम साथ में रहे थे, मेरे घर पे भी आए थे 2-3 दिन। जी तो उसने एक बताया था कि बाग में घूमने से ऐसे होता है, और हमने जो रक्तमोक्षण किया तो सब ठीक हो गया। जी। हाँ, पीटी जोशी सर दुलिया के जो थे, दूल्हे के। हाँ सब अभी हो क्या चले गए? हाँ, उनका डेथ हो गया, उनके बच्चे अभी करते हैं प्रैक्टिस। हाँ, उसको मैंने फोन करता था उसी टाइम, तो वो फोन था, अभी हाँ मोबाइल नहीं था, जी सर। उसी तो टाइम मिला। हाँ, तो कुछ कुछ लोगों को ना ये सारी एलर्जियां रहती हैं, तो हमें समझना पड़ता है। अगर हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आयुर्वेद में तो बोला है सात में और सात में है। हर चीज को आयुर्वेद ने डिफाइन किया है अच्छे से। तो पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, ये तो हमें समझना ही चाहिए। दूसरा बात है कि जब ये एलर्जिक रिएक्शन आते हैं तो क्या लक्षण आते हैं, वो क्या है, वो जानना जरूरी है। तो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो चेहरे पे, हाथ में, छाती में, जहां पर भी जो भाग खुला हुआ है, वहां पे छोटे छोटे दाने आते हैं, रैशेज आते हैं। उसी तरह से वो कंटिन्यू रहते हैं बहुत देर देर तक। दूसरा, खुजली आता है बहुत ज्यादा। और वो ना जैसे ही हवा बहती है ना तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके काले दाग पड़ने लगते हैं, और चेहरा जो है ना एकदम बेकार हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन, वो हमारी एक डॉक्टर विनीता चौहान मैम आई है क्या, विनीता चौहान मैम को भी एक ऐसे ही एलर्जिक रिएक्शन हुआ था ना, पूरा चेहरा सूज गया था। 2-3 महीने पहले आई थी, तो उनको कोई एलोपैथी का दवाई दिया गया, वो पूरा बॉडी में रिएक्शन हो गया था। उसी तरह से सुबह सर्दी जुकाम होना, छींके कंटिन्यू आती है, किसी किसी को इतना एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसी तरह से रात को बिना टाइम को टाइम कभी भी ना दमा का वेग आता है, अस्थमा का अटैक आता है, बहुत सीवियर अटैक आता है, और सांस का वेग आना, खांसी का वेग आता है एलर्जिक रिएक्शन जब आता है तो। और ध्यान नहीं देंगे इस पे तो ये अनाफिलैक्टिक शॉक में ले जाके पेशेंट को डेथ करा देता है। इसी तरह से यूरिन में जलन होने लगती है, जिसको किसी किसी को कोई टॉयलेट वगैरह से रिएक्ट, वो ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, लेकिन यूरिन में जलन होना ये भी एलर्जिक रिएक्शन के वजह से होता है। या रुकावट होना, या यूरिन कम होना, ये भी एलर्जिक रिएक्शन से होता है। इसी तरह से गले में कुछ तो ऐसा लगता है कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, नाक से मुंह से स्त्राव निकलने लगता है, मतलब वो पानी पानी बहने लगता है पूरा। फिर पूरा सिर जो है वो हैवी लगने लगता है, और ऐसा लगता है कि अंदर से हम खखार करके बलगम को निकाले, ऐसा फील होने लगता है। इसी तरह से पूरे बॉडी में खुजली आने लगती है बहुत ज्यादा, और चट्टे चट्टे ऐसे पड़ने लगते हैं, पूरे रेड रेड रैशेस पड़ने लगते हैं, और कभी कभी पस भी आने लगता है। कभी कभी वहां से फोड़ा फोड़ा ऐसा वुंड टाइप हो जाता है। उसी तरह से आंखों में, त्वचा में, यूरिन का जो जगह है, यूरेथ्रा का जगह है, वहां से बर्निंग होने लगता है, या पूरे बॉडी में बर्निंग होने लगता है। इसी तरह से हाथ पैर के जो उंगलियां हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं, हाथ पैर की उंगलियों के जॉइंट्स हैं, वहां पे चोट लगने लगती है, और एक विस्फोट नाम का जो बीमारी है, विस्फोट, वैसे पूरा अंदर से वो विस्फोट निकलने लगता है, और कभी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। ऐसा बहुत ज्यादा सीवियर ये कंडीशन होता है जब एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। कोई आप लोगों ने आईसीयू में भी देखा होगा कि कोई कोई मेडिसिन दिया, उसका एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो पेशेंट बहुत ज्यादा शॉक में जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जो लोगों ने आईसीयू में देखा है, मैंने तो देखा है ऐसा होता है। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ देखा है तो माधुरी मैम आप बताएंगी एलर्जिक रिएक्शन के लक्षण क्या होते हैं? हरिहर सर आप कुछ बताएंगे? वर्षा मैम कुछ बताएंगे? प्रशांत भट्ट जी कुछ बताएंगे आप? हाँ जी सर मैम बताइए। एलर्जिक में एक्जिमा भी होता है एलर्जिक रिएक्शन में। तो जी मुझे हुआ था क्योंकि मैंने ऐसे बरसात में ना मेरे जूते भीगे हुए बार बार पहन पहन के फिर खुजली आना स्टार्ट हो गया, वो एलर्जी। और फिर नए जूते लिए, उसकी भी एलर्जी हुई, वो बंद करने पड़े।
तो जी पैर को सब फोड़े फोड़े आए थे सर। फिर ऐसा चप्पल का है सर मेरे लिए तो उसके। फोड़े फोड़े आए थे तो क्या कलर चेंज हो गया था, क्या क्या हुआ था? अरे ना, वो मैंने दिखाया ना स्किन को भी, तो मुझे लगा था वो उसकी का ही है, और उन्होंने बोला कि एक्जिमा आया है क्योंकि शूज का एलर्जी से एक्जिमा आया है। बराबर। तो पूरा ऐसा एकदम मोटी स्किन होती है ना, छोटे छोटे दाने आते हैं एकदम, हाँ और खुजली एकदम ट्रिमेंडस थी, कंडू था बहुत। वो पैच ही हो गया था, फिर बाद में दवाई करके मैंने ठीक हो गया सर, पर मुझे फिर वो शूज का है सर। फिर नए शूज मुझे पहनने मतलब छोड़ दिया, वो नया और दूसरा लिया फिर जो एलर्जी। जी। तो वो क्या चीज का शूज था, चमड़े का था कि प्लास्टिक का ऐसा था, क्या स्लीपर था? था, पर उसके ना मतलब गद्दे जैसा था, पर उसको है ना ऐसे कपड़ा लगाया था, मतलब शू वाइट ना हो करके, तो मुझे लगता वो कपड़े का ही उस रिएक्शन हो रहा था, मुझे घिस रहा था उसके, वो कपड़े का क्लॉथ जो रहता है ना, मुझे लगता है वो हाँ नायलॉन का होगा या कुछ ऐसे मटेरियल पॉलिएस्टर का, तो इसलिए उससे हो रहा था उस हाँ शूज। जी छोड़े दो, दो शूज से ऐसे हुआ सर, फिर मैंने बाद में चेंज किए, और वो फेंकने ही पड़े मुझे जी। ऐसे। और सर फिर ज्वेलरी का भी होता है सर, अगर मैं कोई नकली ज्वेलरी पहनती हूँ ना, आर्टिफिशियल, तो कान को खुजली आने स्टार्ट ही हो जाती है सर, उधर छोटे छोटे दाने निकलने। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन नहीं सकती हूँ सर, कान जी वो भी। तो ये तो शारीरिक एलर्जी हो गया, कुछ मानसिक एलर्जी भी होता है कि मतलब वो गलत चीज है, लेकिन मैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा, पहले के जमाने में ऐसा था कि मैं एक बार गांव गया था, तो वहां पे कुछ ब्राह्मण लोग थे ना, तो वो मतलब लोअर कास्ट के उधर से हैंडपंप का पानी नहीं पीते थे। तो अ, अगर पी लिया ना उनको, तो उनको लगता था कि वो अछूत हो जाएंगे, वो मानसिक एलर्जी होता है ना। वो तो गलत चीज है, वो चीज गलत है। कुछ लोगों को मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों से बहुत ज्यादा एलर्जी होता है, मानसिक एलर्जी होता है कि वो जा रहे हैं और उधर से दूसरे रिलीजन के लोग आ गए, तो वो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। ये मानसिक एलर्जी होता है। असली में कुछ तकलीफ होती नहीं है, लेकिन होता है, मानसिक एलर्जी होता है। या फिर ऐसे बहुत सारा चीज रहता है जो मतलब दुनिया बदल रही है तो वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को और कुछ बताना है क्या एलर्जिक रिएक्शन पे कुछ? वर्षा कौशिक मैम, आपको कुछ बोलना है? कुछ बोलना है तो बोलिए। प्रशांत भट्ट जी, एलर्जिक हेतु बताइए या लक्षण बताइए, अगर कुछ मालूम है तो। गंगवार सर। हाँ, प्रशांत भट्ट जी बताइए सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रशांत भट्ट जी। किसी को आ रहा है क्या? मुझे नहीं आ रहा है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप बताएंगे कुछ एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं? हेलो। हाँ अच्छा, सर। नमस्कार सर। एक मैंने मशरूम से भी देखा है सर एलर्जी होते हुए। बराबर, हाँ, मशरूम का एलर्जी। जी सर। हाँ, सब लोग मशरूम नहीं खा सकते हैं। हाँ। किसी को ना प्रणाम शिमला सर। मिर्च का भी होता है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, आप बता दीजिए पहले, फिर मैं बताती वो चाइनीज फूड आइटम से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होता है। संजय, वो चाइनीज एक बार खाने के उसको बाद ही ड्रेसिंग होने लगता है। स्नान कराओ, ड्रेसिंग करूंगा। हाँ, अब ड्रेसिंग। वर्षा मैम आप बताइए। वर्षा मैम, ज्ञान की वर्षा करिए कृपया। हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर, एक पेशेंट को खेत की मिट्टी और वहां की मतलब जो भी उसमें कीटनाशक छिड़कते हैं या क्या, उसका अभी तक हेतु मुझे खुद समझ में नहीं आया है, लेकिन उससे बहुत एलर्जी हो जाती थी। उसकी वजह से उसका पूरे गले में सूजन, चेहरे पे सूजन, आंखों के नीचे सूजन, ये सब हो जाता था। अच्छा, सही बताया आपने। जी सर। और मेडिसिन से तो होता ही है कई लोगों को, अचानक से ऐसे शीत पित्त जैसे चकत्ते हो जाना, उसमें जलन, बर्निंग वगैरह। ऐसा भी एक पेशेंट है, उसको पेन किलर कोई भी लेता है वो एलोपैथी की, तो उसके साथ ऐसा ही हो जाता है। जी, मुझे भी खुद भी होता है। मैंने अगर कॉम्बीफ्लेम एक खा लिया ना, नेक्स्ट डे मेरा पूरा मुंह सूज जाता है, पूरा पूरा चेहरा और पूरा लिप्स है ना, पूरा सूज जाता है कॉम्बीफ्लेम से। एक कॉम्बीफ्लेम इतना रिएक्शन करता है मुझे। जी सर। हाँ, ये मुझे बचपन से है, कॉम्बीफ्लेम मुझे साथ में नहीं है। ठीक है, और बताइए, किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।
आप कितना श्रेष्ठ चिकित्सक हैं जो आपने इतना अच्छा बताया। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से होता है एलर्जिक रिएक्शंस, या गेहूं मतलब कोई ऐसे घास वगैरह के उधर गए ना तो उनको रिएक्शन होने लगते हैं, या फिर खेत की मिट्टी से होने लगता है। ये बहुत अच्छा बताया आपने। और मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी, वो अगरबत्ती का बिजनेस में गई, मतलब वो काम करने गई, तो अगरबत्ती का जो पेस्ट रहता था उससे पूरे बॉडी में रैशेस आ रहे थे। उनको समझ नहीं आया तो मैंने वो मना करवाया। तो अगरबत्ती के उस मतलब वो जो केमिकल लगाते हैं अगरबत्ती में, उससे भी एलर्जिक रिएक्शन मैंने देखा है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं। और जो एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हर एलर्जन पे बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। वो एक पूरा ऐसे शीट देते हैं कि आपको क्या क्या चीज से एलर्जिक रिएक्शन है, ये चीजों को आपके लिए साथ में नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, तो एलर्जी ग्रस्त पेशेंट आते हैं ना, तो हमें कहाँ कहाँ वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है बॉडी में, वो पूरा अच्छे तरह से परीक्षण करना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि मूल त्वचा से अलग रंग आया है क्या, कोड आया है क्या, सूजन है क्या, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे स्टिफनेस है क्या, और वह कहाँ पे है, मतलब शरीर जहाँ खुला है, ओपन है, वहां है कि शरीर ढका हुआ है, वहां है। फिर हमें देखना है, जीभ देखना है पेशेंट का, टंग देखना है। किसी किसी का जीभ जो होता है एलर्जिक रिएक्शन से बहुत ज्यादा सूज जाता है, पूरा लिप्स सूज जाते हैं, चेहरा सूज जाता है। फिर हमें ये देखना है श्वसन संस्थान जो है, ब्रीदिंग कैसा हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो स्टेथोस्कोप से चेक करना पड़ता है। फिर लंग्स में कितना कफ जमा है, धूल और या फिर बलगम कुछ चिपका है, कंजेशन है क्या, एयरवे कैसा है लंग्स में, वो हमें चेक करना पड़ता है। इसी तरह से हमें यूरिन का एनालिसिस करना पड़ता है, स्टूल एनालिसिस करना, स्टूल का पूरा परीक्षण जो है, स्टूल एग्जाम, वो करना पड़ता है। फिर हमें ये पता चलता है कि क्योंकि हम यूरिन का और स्टूल का देखते हैं, तो हमें किडनी पे उसका क्या असर हुआ है, जो भी एलर्जिक रिएक्शन है, तो किडनी पे कितना असर हुआ है और लीवर पे कितना असर हुआ है, वो हमें थोड़ा समझ आता है, क्लियर हो जाता है कि एसजीओटी एसजीपीटी कितना बड़ा है, सीरम सीरम बिलिरुबिन बिलिवेट्रिन, बाइल सॉल्ट कितने बड़े हैं, या यूरिन में सीरम यूरिया क्रिएटिनिन और जीएफआर कितना डिस्टर्ब हुआ है। कुछ कुछ चीजें हमें पता चलती है, यूरिन से ही पता चलती है कि किडनी पे कितना उसका अफेक्ट हुआ है एलर्जिक रिएक्शंस का। इसी तरह से ब्लड का भी हमें सीबीसी कराना चाहिए, उसमें जो मोनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, ये सब कितना बढ़ा हुआ है, वो हमें न्यूट्रोफिल्स कितना बढ़ा हुआ है, और डब्ल्यूबीसी जो टीएलसी है वो कितना बढ़ा हुआ है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, वो हमें थोड़ा समझ आने लगता है। और फिर हम ट्रीटमेंट क्या करें वो हमें समझ आता है। तो एलर्जिक रिएक्शन में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट, ये सब करना चाहिए। इसी तरह से हमें चिकित्सा ये देखना है कि यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन कितना मात्रा में आ रहा है, स्टूल जो है उसका रंग कैसा है, जो स्टूल है वो ठीक से निकल पा रहा है कि नहीं, उसी तरह से सांस जो है वो कैसे आ रहा है, पल्स रेट कैसा है, और वो नॉर्मल कितना था अभी कितना चेंज हो गया, वो देखना पड़ता है। उसी तरह से हमें ये देखना है कि खाने में नमक कितना खाते हैं। इसी तरह से हमें खट्टा चीज कितना खाते हैं, खट्टा चीज खाने से इनको तकलीफ हो रही है क्या, वो हमें देखना पड़ता है। उसी तरह से खुजली कितना आ रहा है, खुजली कम हो रहा है क्या कोई भी चीज से, या खुजली वैसे का वैसे ही है, और कितना दिन तक वो रह रहा है, वो हमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। भले एलोपैथी के वो सेट्रिजिन या एविल देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें और अच्छे से अभ्यास करना पड़ता है। इसी तरह से रोग का स्वरूप क्या है, रोग की अवस्था क्या है, ये हमें पूरा अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है। और कुछ लोगों को साबुन का एलर्जी होता है, कुछ को शैम्पू का एलर्जी होता है, तो ये साबुन वर्ज किया, मतलब उसको बंद किया साबुन का, तो ये कम हो रहा है क्या, या फिर सुबह कितना रह रहा है एलर्जिक रिएक्शन, शाम को कितना रह रहा है, सुबह तुरंत ही साबुन का यूज किया है तो कितना रह रहा है, कुछ को डिटर्जेंट पाउडर से रहता है, डिटर्जेंट सोप से रहता है, रिन से एलर्जी रहता है, तो वो खाना खाने के बाद रह रहा है क्या, बाद में रह रहा है क्या, वो पूरी तरह से हमें एनालिसिस करना पड़ता है। अभी आप लोग कुछ बताइए, एलर्जिक रिएक्शंस पे आप लोग का क्या अनुभव है, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। शशि मैम आप कुछ बोलेंगी, आप जब मूंग दाल खा लेती हैं तो क्या होता है। शशि मैम मसूर दाल आपने कहा ना। शशि तिवारी मैम आप कुछ काम कर रही हैं क्या। शशि तिवारी मैम सुन पा रही हैं। मैम शशि तिवारी मैम को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ मैम, अनम्यूट नहीं कर पा रही है।
अच्छा, शशि तिवारी मैम, आपको जब एलर्जिक हाँ जी रिएक्शन सर, होता है अनम्यूट ऑप्शन नहीं था। तो सर मैं Sorry, तो sir. शुरुआत में क्या होता था कि पहले तो पता नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि हाँ, मसूर की दाल जब खा रहे हैं तो पूरा प्रॉपर मतलब स्वेलिंग सी हो जाती है, पूरा सूज जाता है, जैसे फिंगर वगैरह एकदम अच्छा खासा कह सकते हो कि 1.5 गुना साइज बढ़ जाता है, अच्छा खासा मोटा, मतलब दूर से दिखता है कि स्वेलिंग हो गई है, पूरा रेडनेस भी रहता है। अब टेम्परेचर के बात तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि अपना ही बॉडी रहता है, तो ये नई चीज बता सकते। बट हाथ और पैर और पूरी बॉडी लगभग समझ लीजिए बहुत ज्यादा ईचिंग होती, इतनी ज्यादा खारिश रहती है, और जितना खारिश करूं उतनी तकलीफ होती। तो शुरुआत में तो क्या था कि मैं नारियल का तेल वगैरह लगाती थी, जैसे हॉस्टल में तो बनता ही था कभी काल को जब पढ़ते थे, तो वहीं से एहसास हुआ। जबकि मैं अपने बचपन में सर खाई हूँ, मेरे फादर खुद बनाते थे, जो अपने लोग के साइड में बनाते नहीं, साबुत मसूर की दाल खूब तड़के मारकर, मतलब साबुत मसाले डाल करके और दाल उल डालकर सब्जी स्टाइल बनाते हैं, तो वो हमारे यहाँ भी बनती थी और बहुत पसंद भी थी हम लोग को। जैसे प्रॉपर पनीर वनीर से ज्यादा अच्छा है उसको, मतलब फ्लेवर वगैरह आता था, तो मैं खाती थी। तो बचपन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कॉलेज में जाकर थोड़ी थोड़ी शुरू हुई, तो वहां महसूस हुआ। या कॉलेज में एक चीज की और थी, अगर दोपहर में जैसे कॉलेज करके आए हैं और सो गए और गलती से मतलब कंबल ओढ़ लिया डायरेक्ट, तो अगर कंबल डायरेक्ट बॉडी पर पड़ गया तो भी प्रॉब्लम होती थी। तो ये था कि पहले कॉटन होना चाहिए, कॉटन के ऊपर से कहीं कंबल रहेगा, डायरेक्ट ब्लैंकेट वगैरह नहीं मैं ओढ़ पाती थी, उससे भी मेरे को ऐसा लगता था जैसे कट सा गया है, या इचिंग उचिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो इसमें मतलब मसूर की दाल में शुरुआत में नारियल का तेल वगैरह लगाते थे और कोशिश करते थे कम खाएं, फिर बाद में शायद सिट्रीजिन वगैरह भी 1-2 बार खाया था, उससे कंट्रोल हो जाता था। फिर कुछ साल बाद हालत ये हो गई कि एविल वगैरह लेना पड़ता था, और फिर एविल से भी कंट्रोल नहीं होता था। फिर मतलब ऐसा होता था कि हमेशा तो खाने की आदत नहीं थी, महीने 2-4 महीने में एक बार ही बनाया कभी मान लो, और लोग को शौक चढ़ा तो उस चक्कर में बनाया और गलती से मैंने खा लिया, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया सर खाना। अब मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं काफी परेशान होती थी, मतलब 1-2 बार लोगों ने देखा कि प्रॉपर पूरा चेहरा सूज गया है, हाथ पैर सूज गए हैं, और खारिश तो इतनी होती कि सर वही बर्दाश्त नहीं होती मेन तो। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, तो मेरा कहना मतलब एलर्जी अगर आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर किस चीज से है, तो कोशिश करो अवॉइड करो। तो अब तो मुझे मसूर की दाल का फ्लेवर ही नहीं पता है, तो नॉर्मली विदाउट छिलका वाली भी जो दाल में डाल के मैं बनाती हूँ, तो जिस दिन मुझे नहीं खाना होता, मतलब मेरे फास्टिंग वाले दिन नहीं बनाती, मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। और ब्लैंकेट वगैरह के केस में है तो मैं डायरेक्ट ब्लैंकेट वगैरह नहीं ओढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। हालांकि अब वो एलर्जी का लेवल नहीं रह गया है कि ब्लैंकेट जैसे टच हो जाए तो कट सा जाता था स्किन। और छोटे थे तो एक बार डॉक्टर को बोला था, तो उन्होंने बोला था बेटा कॉटन पहना करिए। तो तब से मैं अधिकतर मेरे 99% कपड़े सिर्फ कॉटन के ही होते हैं, मतलब बॉडी से जो टच होगा वो सिंथेटिक में कभी भी नहीं पहनती हूँ। तो इन सब चीजों का सर ख्याल रखती हूँ। हाँ, अभी और भी लोग बताना चाहते हैं, हैंड रेज किया है, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, मेरा वीडियो नहीं ऑन हो रहा, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर VM महाजन सर, आप बताइए सर कृपया। नमस्कार सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए सर। प्रणाम सर। मुझे स्पिरिट से एलर्जी हो जाती थी। पहले हम क्लिनिक पे स्टिचेस विचेस भी कर देते थे, ड्रेसिंग भी करते थे, तो स्पिरिट से मेरे नाखून और मांस के बीच में वुंड्स हो जाते थे, पर मुझे नहीं पता चल रहा था। उससे मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया। तब मैंने जब ब्लड टेस्ट के लिए गया और जहाँ स्पिरिट स्वैब लगाया वहां एलर्जी हो गई। जी सर, तो ठीक है। उसके कारण नाखूनों के बीच में मुझे वुंड्स हो गए थे स्पिरिट के कारण, पर पता ही नहीं चल रहा था क्यों हो रहे हैं। जब जी वो स्पिरिट ब्लड टेस्ट के लिए स्वैब लगाया उसने कोनी पे, तब पता चला कि स्पिरिट एलर्जी कर रही है। उसके बाद मैंने स्पिरिट को हाथ लगाना, फोर्सेप्स से ही काम करना शुरू कर दिया, जी। तो फिर ठीक रहा। और सर आपने चैट बॉक्स में जो लिखा है वो भी बता दीजिए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। हाँ, आप गेंदे के फूल, एक बार हम होली के लिए गए हुए थे, हम लोग फूलों से होली खेलते थे, जी तो वहां फूलों से होली खेली और फिर कल्चरल प्रोग्राम के लिए बैठे हुए थे। बैठे बैठे वहां फूल बिखरे हुए थे, पत्तों से मसलने लग गए, पत्ते, फूल के पत्ते उठा के गेंदे के फूल जो माला डालते हैं स्वागत के लिए, तो ऐसे ही मसलने लग गया। तो मसलने से ही मेरे पूरी बॉडी पे रिएक्शन हो गया। घर आके फिर दवाई खाई, फिर ठीक हुआ। तो उसके बाद कभी कहीं फंक्शन पे जाते थे, फूल माला कोई पहनाता था तो मैं उसी टाइम उतार के रख देता था। जी। और फिर एक पेशेंट था, उसको रात को सोना, उसने तो
उसको एलर्जी हो जानी, और दवाई खा के सोना तो ठीक रहता था। तो गांव गया, वो गाजियाबाद में कहीं कमरा किराए पे लेके रहता था, सर्विस पे आया था। और जब गांव गया तो वहां वो दूसरी जो बेड होते हैं सन के मुंज के, उस पे सोया तो कुछ नहीं हुआ उसको। फिर उसका ध्यान आया कि ओहो, मैंने फोल्डिंग बेड लिया हुआ है प्लास्टिक का, उस पे सोता हूँ तो एलर्जी होती है। तब पता चला कि ये मुझे प्लास्टिक एलर्जी कर रहा है। तो एलर्जी के तो बहुत सारे कारण हैं, तो हम तो पेशेंट्स को यही कहते हैं कि भाई कारण ढूंढो, किस कारण हुआ है, तभी पता चलेगा कि एलर्जी, उस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। और एक बार मुझे लीची, मई में लीची आती है नई, तो घर में लीची लाए। उस टाइम हमारा 3 बजे लंच होता था, मैं भी ड्यूटी से आ जाता था, बच्चे भी आ जाते थे स्कूल से। तो लीची रखी हुई थी, 3 बजे खाना लंच किया और लीची रखी हुई थी। उसके बाद लीची के 5-7 दाने खाए और 5 बजे तो मेरी पूरी बॉडी रेड हो गई। और पहले दिन तो पता नहीं चला। नेक्स्ट डे फिर रात को 9:30 बजे डिनर किया और फिर लीची रखी हुई थी, 5-7 दाने खा लिए और फिर मेरी बॉडी पूरी रेड हो गई। तो फिर दिमाग दौड़ाया कि क्यों, कल क्या खाया था, क्योंकि बाहर खाने की आदत नहीं है, तो घर का ही खाना खाते थे। तो फिर यही दिमाग में आया, ओहो कल भी लीची खाई थी और आज भी लीची खाई है। तो 3 साल मैंने लीची नहीं खाई और उस 3 साल बाद फिर मैंने कहा ट्राई करके तो देखो लीची। तो पर उसके बाद खाई तो कुछ नहीं होता। अब लीची खाते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ तो कोई केमिकल लगे हुए थे लीची को या क्या था, या बॉडी उस टाइम नहीं सूट की। तो एलर्जी का कारण ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पूरी हिस्ट्री पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि आप खुद देखो कि कौन सी चीज खाने से या लगाने से मुझे हो रहा है। पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो टेस्ट में भी कुछ पता नहीं चलता। बस ये मेरे एक्सपीरियंस है। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कुछ बता रहे हैं, बहुत सारा चीज लिखे हैं, आप कृपया बता दीजिए सर। फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? अब बहुत अच्छा से आ रही है सर। हाँ सर, बहुत बहुत सारे कारण हैं एलर्जी के। जैसे मेरी स्टाफ में एक डॉक्टर साहब आते थे, या मेरी एक इंडो नर्स है यहाँ जो मेरे साथ काम करती है, तो उसको सर्जिकल ग्लव्स की एलर्जी है। उसे आप सर्जिकल ग्लव्स पहना दो और 5 मिनट मुश्किल से नहीं पहन पाएगी और उसके पूरे हाथ में रेशेस आना चालू हो जाते हैं। तो सर एक ये एलर्जी होती है। स्पिरिट से एलर्जी होती है। 2 दिन पहले हम मेरे पास एक केस आया था, उसको डिटॉल से एलर्जी हो गई। वो पेशेंट पाइल्स का था, तो मैंने उसको बोला था कि गर्म पानी में तुड़कन डिटॉल डाल के सिकाई करना। 2 दिन बाद आया तो वो पूरे पाइल्स के ऊपर एक रिंग बन गया। तो वो डिटॉल, फिर उसने मुझे बताया भी कि डिटॉल से प्रॉब्लम होती है हमारी। तो डिटॉल से भी एलर्जी होती है। आप प्लास्टिक, जैसे अपन के पास जो पेशेंट आते हैं, विटिलिगो के पेशेंट आते हैं, सफेद दाग के पेशेंट आते हैं, उनमें मैंने देखा है कि अगर वो प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक के जूते यूज करते हैं या प्लास्टिक की चप्पलें यूज करते हैं, तो उससे भी मतलब एक तरीके से वो बीमारी बढ़ती है। ऐसे चिल्ड चिल्ड वाटर है, ठंडा पानी हो गया आपका, ठंडी बियर हो गई या ठंडे पानी से नहाना हो गया, इससे भी एलर्जिक रेशेस आते हैं। तो सर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे एलर्जी होती है। जी सर। जी। और वैद्य शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहती हैं, कृपया मैम आप बताइए। हाँ जी सर, मेरे साथ है, जैसे सर ने भी बोला ना, ये महाजन सर ने, कि 3 साल बाद ट्राई किया था तो फिर नहीं हुआ। तो मुझे अचानक याद आ गया कि पिछले साल जब मैं जालना नहीं गई थी, वो जो गुरु स्मरण वाला प्रोग्राम था, तो मैं अपने बड़े पापा के घर गई, तो उन लोग को तो पता नहीं था। तो इत्तेफाकन उन्होंने मसूर की दाल ही वही साबुत वाली बनाई थी। तो फिर बड़ी मम्मी ने कहा अच्छा खा ले भगवान का नाम लेकर के, नहीं होगा कुछ। और मैंने खा लिया क्योंकि माँ की ममता होती है, तो उस चक्कर में मैंने फिर खा लिया। लेकिन हाँ, उस दिन मुझे वाकई नहीं हुआ। तो ऐसे तो मैं जब भी खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, बट बड़ी मम्मी ने बोला जब खा लो, तो मैंने खाया था, उस टाइम नहीं कुछ हुआ था, जबकि रात का वक्त भी था। जी सर। और मेरे को भी है सर, ग्लव्स मैं जब भी पहनती हूँ, 5 मिनट से भी ज्यादा अगर ग्लव्स रहते हैं, जैसे बस्ती उस्ती देने के लिए मैं ग्लव्स यूज करती हूँ हमेशा, कभी पेशेंट को ऐसे हाथ नहीं लगाती हूँ। तो उस वक्त मैं जब ग्लव्स निकालती हूँ तो बिल्कुल जो पोर है वो बढ़िया से व्हाइट व्हाइट हुए रहते हैं, तो मुझे पता है कि
उसकी वजह से प्रॉब्लम है। और गायनी वार्ड में जब काम करते थे, डिलीवरी वगैरह करना पड़ता तो आधा 1 घंटा पहनना पड़ता था, तो उसमें तो हाथ की हालत और खराब हो जाती थी। जी सर, थैंक यू सर। जी, और कोई बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं अपना अपना अनुभव यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म हम सबका है। सर हाँ जी ये बताइए। बताता हूँ, मंदिर में एक महाराज पूजा कर रहे थे, तो उसके मुंह पे काले काले धब्बे, जो अपने तिल नहीं होते, जी इसी तरह हो जाता। तो दवाई लेते तो भी अच्छा नहीं होता था। फिर उसने स्किन वाले को बताया, फिर भी अच्छा नहीं हो, फिर वापस आए। मैंने बोला आप क्या खाते पीते? कुछ नहीं करता होगा ऐसा। इसमें तो बोला जो सब बाहर से चंदन लाए थे लगाने के लिए सर पे, जी उसकी एलर्जी के वजह से होता था, वो बंद कर दिया तो उसको अच्छा हो गया। जी, अच्छा आप समझा। हाँ, चंदन की वजह से हाँ, ऐसा कोई पाउडर लाया है उसमें चंदन हो के और कोई चीज केमिकल होती है? डाला होगा सर, जो केमिकल हाँ, डाला होगा। उसकी वजह से होता था। जी और एक 5 साल वाला एलर्जी, उसको जो शाम हुई तब जी पूरा शरीर में अर्टिकरिया जैसा हो जाता था। जी दवाई ली तो कुछ ठीक नहीं हुआ रहा। तो जी मैंने बोला किसी को आप एक बोतल ब्लड दे दो, तो उसने ब्लड दे दिया, तो 5 साल का वो चला गया अर्टिकरिया। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, मतलब रक्त मोक्षण करा दिया आपने। हाँ जी ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, एक शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो यहाँ आया तो मेरा भतीजा, छोटी एज थी उसकी, तो उसको एलर्जी होती थी, पूरा मुंह शीत पित्त हो जाता था, सूज जाता था। एलोपैथी होम्योपैथी भी इलाज किया, तो फिर राल और मिश्री का चूर्ण बना के उसको खिलाया, उससे वो ठीक हो गया। संभाग राल और मिश्री। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कुछ बोलना है और? ठीक है, अब आप मेरा सुनिए। अभी क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने बहुत सारे वैद्य लोगों के लेक्चर से और बहुत जगह से मटेरियल जमा करके मैंने कुछ चीज बनाए, मतलब आप लोगों के सामने नोट्स बना के फिर मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों को कांग्रेस घास से होता है एलर्जी, तो उसमें कांग्रेस घास का जो एलर्जी रहता है उसमें प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कामदूधा और चंदन आदि वटी को पानी के साथ देने से वो ठीक हो जाता है। और सारीवा का चूर्ण जो है वो 1-1 चम्मच सुबह शाम देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से जो बहुत ज्यादा हाई इंटेंस अगरबत्तियां रहती हैं, या फिर जिनको पटाखों के धुआं से या टायर के धुआं से या टायर के स्मेल से जो सर्दी दमा ये सब होता है ना, उनको रजन्यादि वटी जो है, जो हल्दी से बनाया जाता है, रजन्यादि वटी, ये 2-2 गोली सुबह शाम दे और या फिर 6 टाइम दे तो वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से जब उनको वेग आता है, एलर्जी का अटैक आता है, तो नमक, हल्दी और गर्म पानी को बॉईल करके और मतलब कोष्ण करके और उसका गार्गलिंग करना है, और दीर्घ श्वसन करके फुफ्फुस का ताकत बढ़ाना है, ऐसे करना है। और फिर लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सहस्त्रपुटी अभ्रक है, फिर कंटकारी अवले है, श्वासकाश चिंतामणि है, फिर महालक्ष्मी विलास रस है, नारदियल लक्ष्मी विलास रस है, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो शरीर को एक्सेप्टेबल नहीं है एलोपैथी के ड्रग्स, जैसे कि एस्पिरिन का साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, एस्पिरिन, इकोस्प्रिन जो खून पतला करने के लिए दिया जाता है। उसी तरह से सल्फा ड्रग्स, तो उसमें हम लोग अगर ऐसा एलर्जिक रिएक्शन हो गया और पेशेंट हमारे पास आया है, तो हम गोक्षुरादि गुग्गुल को दें सुबह शाम और रसायन चूर्ण दें, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी को टमाटर से, मैंगो से, मिर्ची से, दही से, अलग अलग चीज से हो रहे, तो हमें एक तो वो बंद करा देना चाहिए, और हमें बोलना है कि हम बहुत पतला जो लिक्विड फॉर्म में सूप या जूस होता है वो लें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, मतलब वो सूप और जूस से, उससे फायदा होता है। और वो बोलते हैं कि मिर्ची ना खाएं, दही ना खाएं, टोमेटो ना खाएं, या जिनको गेहूं से हो रहा है, और गेहूं से जो होता है ना वो ज्यादातर ग्रहणी दृष्टि रहती है, उसमें तो हमें दीपन पाचन अनुलोमन ये करना पड़ता है। उसी तरह से शीत पित्त होना या फिर जो चकते चकते उठते हैं, उसमें हम लोग प्रवाल पंचामृत, फिर कामदुधा, लघु सूर्चेकर, स्वर्ण सूर्चेकर, सादा सूर्चेकर, लघु मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, ये सब देते हैं। और किसी को अम्ल पित्त जैसा सिम्टम आ रहा है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बर्निंग हो रहा है,
तो अम्ल पित्तांतक वटी, लीला विलास रस ये देते हैं, या दाह प्रशमन गण देते हैं, और त्रिफला चूर्ण रात को देते हैं। और पूरे बॉडी में अगर शीत पित्त हो रहा है तो काली मिर्च का पाउडर और घी ऐसे लेके और पूरा बॉडी में लगा देते हैं, तो उससे फायदा होता है। या सरसों का तेल और नीम का पत्ता का कल्क बना के वो पूरा बॉडी में लगा देते हैं, उद्वर्तन टाइप, लेप टाइप, तो उससे ये शीत पित्त और चकते चकते सब ठीक हो जाता है। किसी को भल्लातक से अगर एलर्जी हो रही है तो इमली का रस लगा देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसमें और ऐड करना है तो इमली का रस, जो नारियल, किसा हुआ नारियल है वो लेना है, धनिया पाउडर, फिर धनिया का रस जो पीस के रस मिलता है वो, प्रवाल, कामदूधा और चंदन, ये सबको मिक्स करके, और वो जहाँ पे भल्लातक की एलर्जी हुई है वो लगाने से फायदा होता है। किसी को दुर्वा के रस से या धनिया का पाउडर खाने से एलर्जी होती है, सर्दी जुकाम होता है, दुर्वा का रस से या धनिया के पाउडर से, तो उनको शुंठी के साथ ये देना है, ठीक है। उसी तरह से किसी को जो अर्क के पत्र से वो टच होने से हो जाता है, या जमाल गोटा से होता है, या फिर भल्लातक से होता है, तो उनको क्या करना है कि जो भल्लातक का एंटीडोट बताया है कि दूध का सेवन कराएं, जो उष्णता के अपोजिट है वो करें। जमाल गोटा से है तो वो दवाई दें ही ना, और नींबू पानी दे दें तो जमाल गोटा से जो हुआ है वो ठीक हो जाता है। अर्क पत्र से हो रहा है तो एंटीडोट दिया हुआ है अगर तंत्र में, अर्क पत्र का उपविशन है तो उसका वो सेवन कराएं। किसी को एरंड तेल से हो रहा है तो एरंड तेल जब भी देना है तो तक्र के साथ देना है या शुंठी के काढ़ा के साथ देना है, तो वो एलर्जी ठीक हो जाता है। इसी तरह से वत्सनाभ किसमें होता है तो हमारे त्रिभुवन कीर्ति में होता है, उससे किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। या नाग भस्म या लौ भस्म, हमारे जो पुनर्नवा मंडूर, ताप्यादि लौ या फिर नवायस लौ हम लोग देते हैं। और किसी को उपद्रव हो रहा है तो हमें गाय का दूध देना चाहिए, और यूरिन से पूरा दोष टॉक्सिन निकलने के लिए रसायन चूर्ण देना है। और बहुत सारे जो यूरिन से दिया जाता है जैसे कि चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, गोखरू काढ़ा, वरुणादि क्वाथ, यह सबसे पूरा अच्छे से यूरिन से निकल जाता है। और फिर वो पेशेंट को हमें लौ भस्म, नाग भस्म, वत्सना वाले कल्प नहीं देना चाहिए। किसी को पूरे बॉडी में खुजली आ रही है और बहुत ज्यादा चट्टे चट्टे ऐसे रैशेस आ रहे हैं तो महातिक्ता घृत सुबह शाम देना है, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, रसायन चूर्ण देना है। किसी को खुजली आ रही है तो करंज तेल, महानिम्बादि तेल, और वो लेके उसमें कपूर का चूर्ण मिक्स करके और वो लगाना है। भीमसेनी कपूर जो होता है बहुत अच्छा रहता है, उसको पीस के करंज तेल या नीम तेल में मिक्स करके लगाना है, या नारियल तेल में नारियल तेल लेना है और उसमें कपूर डाल के और पूरे बॉडी पे लगाना है। या फिर किसी को एलर्जी बार बार आ रहा है, हर चीज से आ रहा है, तो सबसे अच्छा है कि गोमूत्र लें, गोमूत्र से स्नान करें, और गाय का गोबर होता है ना वो पानी में मिक्स करके और वह यूज करें, तो उससे हर तरह की एलर्जी ठीक हो जाती है। इतना बढ़िया हमारे ऋषि मुनि लोगों ने ये बताया, गोमूत्र और गाय के गोबर को पानी में घोल के और उससे स्नान करें। थोड़ा गंदा लगेगा आज के जमाने में, लेकिन वो एलर्जी का बहुत ही अच्छा इलाज है। इसी तरह से बर्निंग अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, जलन हो रही है, हस्तपाद तलदाह या पूरे बॉडी में कहीं कहीं जलन हो रही है, तो शतदौत खाने के लिए दें, और चंदन या फिर शतदौत और चंदन को लगाएं, वही परिमार्जन, या दशांग लेप का एप्लीकेशन करें, उससे फायदा होता है। इसी तरह से अगर वहां से पस आ रहा है तो टंकन शार का पोटली टाइप बना के और गर्म करके टंकन शार डाल के पोटली बना के और उससे सेक लेना है, तो वो जो पुए आ रहे हैं ना वो कच्चा कच्चा है, पच्चेमान अवस्था में जो फोड़ा हुआ है वो पूरी तरह से पक जाता है और वो पूरा अच्छे से निकल जाता है। या फिर क्या करना है कि अगर एलर्जी में ऐसे वुंड हो गया है और वो पक रहा है तो उसमें मेथी को कूट के हल्दी डाल के और वो लेप लगा देना है, तो वो 2-3 दिन बाद सर निकल जाता है, पस भी निकल जाता है जड़ के साथ। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है एलर्जी की वजह से तो त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें रात को, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर रोगी बलवान है तो जैसे कि सर ने बताया, हरिहर सर ने, आयुर्वेद के चिकित्सक यही बताते हैं कि एलर्जी को समझ के सिरिंज से रक्त मोक्षण करें, अशुद्ध रक्त को निकाल देना, यही सबसे अच्छा चिकित्सा है। और रक्त मोक्षण के पहले हमें महातिक्ता घृत को खिला देना है जितना वो खा सकता है, और रक्त मोक्षण के पहले हमें रक्त का सीबीसी कराना बहुत जरूरी होता है, एचबी लेवल कम ना हो, और बाकी जो भी है उसमें न्यूट्रोफिल और ल्यूकोसाइट्स वो सब देखना है हमें। उसी तरह से बहुत शरीर में पस आ रहा है, बहुत ऐसे वहां से पुए निकल रहे हैं, तो त्रिफला काढ़ा से और पानी डाल के उससे साफ कर देना है।
या टंकनशार से पोल्टिस टाइप करके और सेक लेना है, या एलादी तेल करंज कर्पूर तेल से या जो एक जीरा रहता है स्याह जीरा वो लगा देना है, तो उससे वो पूरा क्लीन हो जाता है। इसी तरह से जरूरत पड़ती है एलर्जिक रिएक्शन में तो वमन कराना अच्छा रहता है, या विरेचन देना है तो पित्त और कफ जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए ये वमन और विरेचन, सद्य वमन और तुरंत विरेचन का कोई द्रव्य दे दे वो बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से बार बार एलर्जी हो रहा है सुबह और शाम तो नस से देना बहुत अच्छा रहता है, तो इसमें हम लोग महानारायण तेल का नस से दे सकते हैं, अणु तेल, षड बिंदु तेल इसका नस से दे सकते हैं, वो भी नस से तो सबसे अच्छा है, या घी का नस से दे सकते हैं। इसी तरह से पूरे बॉडी में अगर पित्त वाला जो हो रहा है, शीत पित्त टाइप हो रहा है, तो त्रिफला, आरगवद, मनुका, ज्येष्ठमध, गुलाबकली इन सब का काढ़ा बना के और वो देना है, या कुटकी का काढ़ा देना है तो, या नीम का काढ़ा देना है, उससे अच्छे से विरेचन हो जाता है, पूरा दोष निकल जाते हैं। अगर पेट में कीड़े हैं और एलर्जिक रिएक्शन हो तो वायु विडंग जो रहता है, विडंगा रिष्ट का प्रयोग है, विडंग चूर्ण का प्रयोग करें, विडंगादि तेल का नस्य बस्ती ये सब में प्रयोग कर सकते हैं, या अभ्यंग कर सकते हैं। अगर पूरे बॉडी में शीत पित्त हो रहा है, खुजली आ रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि करंज तेल का बस्ती देना है, दशमूल काढ़ा, उसमें आरगवत का मज्जा, त्रिफला, एरंडमूल का काढ़ा बना के नीरू बस्ती देना है। और बाह्य उपचार में काली मिर्च का पाउडर और घी मिक्स करके लगाना है, या चंदनादि तेल या चंदन मृल अक्षादि तेल शब्दोत्कृत को लगाना है। चंदनादि तेल कब लगाते हैं? जो बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है। और क्या चिकित्सा है? तो हम लोग नेचुरोपैथी का इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में जो भी दिया जाता है, एनिमा दिया जाता है, फिर मड थेरेपी, वो सब बहुत अच्छा रहता है, वो शशि मैम बताएंगी। योगासन करें, उपवास करें, अग्निहोत्र चिकित्सा करें, अग्निकर्म करें, आधिदैविक चिकित्सा करें, बाकुची तेल का प्रयोग करें, नीम तेल का प्रयोग करें, तुवरक तेल, चाल मोगरा जो तेल होता है उसका प्रयोग करें, नारियल का तेल का प्रयोग करें, महागंधक रसायन, मौक्तिक भस्म, शब्दोत्कृत और चंदन का प्रयोग करें। इसी तरह से पथ्य में इसमें नमक का सेवन कम करें, मिर्ची मसाला खट्टा चीज का प्रयोग ना करें, कम करें। उसी तरह से गाय का दूध जितना मैक्सिमम वो पी के रहें, या बकरी का दूध पी के रहें। और अचार, पापड़, मछली, दही जो ज्यादा अभिसंधी पदार्थ है उसका सेवन ना करें। और क्या लेना है? तो दूध का सेवन करें, गाय का दूध, लौकी, करेला, परवल, फिर तोरी, फिर उसके बाद में शिगरू का प्रयोग करें, सूरन, मूंग दाल, तक्र, मीठा तक्र जो छाछ रहता है, लस्सी रहता है, उसका सेवन करें, नारियल का पानी, फिर उसके बाद में धनिया का सेवन करें, गेहूं का चपाती का सेवन करें, जवारी का रोटी, ये अच्छा रहता है। और दिन में सोना नहीं है, रात को जागना नहीं है, बिना टाइम के खाना नहीं खाना है, क्रोध नहीं करना है, दारू नहीं, अल्कोहल नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। उसी तरह से पेट साफ हमेशा रहे, इसका ध्यान रखना है। और सर्दी जो है वो ज्यादा दिन तक प्रतिशय रहेगा तो पीनस में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए नस से दें, या फिर शिरोविरेचन के नस से दें, प्रदमन नस से दें। कैसे भी हमें सर्दी को ठीक करना है, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, पीनस व्याधि हो सकता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। इसी तरह से साबुन और सोडा को टाल दें, और नहाना है तो उबटन का प्रयोग करें, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और कृत्रिम धागों का जो कपड़े रहते हैं, पॉलिस्टर, टेरिलिन, उन सब का, या किसी को सिल्क से एलर्जी रहती है वो सब का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक के जो ये रहते हैं चप्पल और जूते, उनका प्रयोग ना करें। जिसको जिस चीज से एलर्जी है वह हटा देना है। इससे क्या क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो क्षुद्र कुष्ठ होता है, छोटे छोटे जो स्किन में क्षुद्र कुष्ठ हो जाते हैं, महाकुष्ठ होता है, प्रमेह होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, प्रतिशय, श्वास, व्रणशोथ, कंडू, शीत पित्त, सर्वांगदाह, पीटिका, फिर अस्थि विकार, संधिगत विकार, सोरियासिस, शीत पित्त, फिर पूरे बॉडी में रैशेस होना, चकते चकते होना, ये सब होने का रहता है। तो सबसे पहले हमें मूल कारण देखना है कि ये क्यों हो रहा है। अगर मूल कारण को हमने हटा दिया तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं हटा पा रहे मूल कारण, तो हमें ये देखना है कि उनको पेट साफ हो, यूरिन अच्छे से हो, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, ये देखना है, दिनचर्या का पालन करें। और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए शरीर का बल बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, तो हमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, भस्त्रिका, अवगाहन का प्रयोग जरूर करना है। और कपड़ा और चप्पल जो भी पहना जा रहा है, टॉवेल, वो सबको अच्छे से नियम पालना है कि साफ सुथरा कपड़ा पहनना है। नॉनवेज
और जो फर्मेंटेड आइटम है और नमक और खट्टे चीजें, ये पूरी तरह से बंद करना है, हमें वर्ज्य करना है। अभी शशि तिवारी मैम, आप ये बताइए कि नेचुरोपैथी में क्या दे सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन पे? शशि मैम, आप बताएंगे कुछ? मड थेरेपी वगैरह से फायदा होता है? शशि मैम, आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद। किसी को और कुछ बताना है क्या इस टॉपिक पे? कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। प्रशांत भट्ट जी ने ठंडा पानी, ठंडी हवा, चिल्स दिया जी बताया। हाँ शशि मैम, आप नेचुरोपैथी का कुछ बताइए, एलर्जिक रिएक्शन में क्या देने से नेचुरोपैथी का क्या योगदान रहेगा? सर नेचुरोपैथी में तो नॉर्मली जैसे ऐसे स्किन एलर्जी जो भी होती है तो वहां पर मड को हमेशा यूज करते हैं, और वहां पर लगभग हर चीजों में जैसे अपने यहाँ बमन विरेचन बस्ती होती है, तो ऐसे उनके केसेस में अधिकतर तो हर केस में एनीमा करते हैं और फास्टिंग सब में करवाते हैं। जो अपने यहाँ लंघन वाला कंसेप्ट है, तो अपने यहाँ भी पूर्ण लंघन या लघु लंघन कराते हैं, तो उनके यहाँ कंप्लीट फास्टिंग भी होती है, फ्रूट फास्टिंग होती है, फ्रूट जूस फास्टिंग होती है। और जैसे अपने यहाँ संसर्जन कर्म होता है, तो ऐसे उनके यहाँ भी धीरे धीरे क्या करते हैं, डाइट पर वापस आते हैं। और डाइट का सारा वही होता है कि जितना नेचुरल खाना खा सकते हो उतना नेचुरल खाइए, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं खाना है। और उसमें तो ये भी रहता है कि आप किसी भी खाने में तेल मसाला मिर्ची कुछ भी नहीं डालोगे, नमक भी नहीं डालोगे। तो उसमें क्या रहता है, इंसान अगर आप सोचो किसी भी चीज में कुछ भी नहीं डालोगे तो ये बहुत कम खाओगे। जैसे आलू ही मान लो खानी है, तो बॉयल कर दिया ना, उसमें नमक भी नहीं लगाएंगे तो क्या आप ज्यादा खा पाएंगे? 2 पीस आलू से ऊपर थोड़ी खा पाएंगे। फ्राई करते हैं लोग, जैसे व्रत उत में खाते हैं, तो आधा केजी आलू भी खा सकते हैं। लेकिन अगर उबाल दिया पानी में तो कुछ भी 2 पीस भी खाना मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज को जितना, मतलब वो उनका कहना कंसेप्ट है कि जैसे नेचर से मिलता है आप सिर्फ वैसे खाओ। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करो, फ्राई नहीं करो। वो जो पुराना तरीका था खाने पीने का, तो उस चीज को प्रमोट करते हैं। और उसमें भी वही होता है जैसा कल सर ने कहा था, तो यहाँ पर भी होता है सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना होता है। और योगा प्राणायाम सारी चीजें करनी होती हैं। बात है बहुत सारे तरह के, जैसे लोकल में कुछ भी परेशानी है, मान लीजिए लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, तो वहां पर हिप बाथ उस एरिया के लिए कराते हैं। तो वहां पर ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, मतलब जनरलाइज्ड ऑर्गन के हिसाब से है। और एनीमा और फुट बाथ वगैरह या हिप बाथ है या स्पाइन बाथ है, दुनिया भर के सब सारी चीजें कॉमन है। सन वॉक कराना है, मतलब सनलाइट में वॉक करना है, प्राणायाम वगैरह करना है, तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। पर फॉलो करना सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी नेचुरल चीजें होती हैं, जितनी सिंपल चीजें होती हैं, वो लोगों से पालन नहीं होती है। लोग सोचते हैं, जैसे मेरी एक पेशेंट थी, वो खाना खूब खाती थी, मतलब सब कुछ खाना पीना, और एनीमा रोज लेती थी साल भर, लेकिन नहीं ठीक हुई। क्योंकि डाइट वो लोग नहीं फॉलो करते ना, वो सोचते हैं कि एनीमा ले लेंगे। जैसे अगर हम कहें ठीक है तुम नित्य विरेचन ले रहे हो, अब नित्य विरेचन लेने के बावजूद भी अगर हम उल्टा पुल्टा खाते रहे, हम अग्नि का ख्याल नहीं रखें, तो नित्य विरेचन से थोड़ी हमारी अग्नि ठीक हो जाएगी। यदि पाचन औषधियों से पथ्य तो पालन करना ही पड़ेगा। और नेचुरोपैथी में तो बहुत ज्यादा पथ्य है, लोग पालन वालन करते नहीं है सर। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे हम गूगल भी दे रहे हैं और साथ में जैसे एरेंड भी दे रहे हैं सर, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा रिएक्शन किससे है? तो आप एक बंद करके दूसरा देखिए ना, एक बंद करके फिर पता चल जाएगा कि गूगल से है कि इससे एरेंड सेल से है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन होता है, सभी को गूगल साथ में नहीं होता है सर, ये मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में, हाँ नहीं जी। होता है जी। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, 8 बजने वाले हैं। हम 8:15 पे फिर मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा के लिए। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं मैं, और आप लोग जुड़े। आज मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कंप्यूटर में तकनीकी खराबी आने की वजह से। मैं कल जरूर दिखाई दूंगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।